एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भारतीय कृषि पोषण कोष। ठीक है, इसको लॉन्च किया था विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है ना, ये 18 नवंबर 2019 को लॉन्च किया था। 18 नवंबर 2019 को। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान आपने सुना होगा, इसी का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं भारतीय पोषण कृषि कोष। ठीक है, पूरा नाम जो है इसको शॉर्ट में बोलेंगे BPKK। ठीक है, BPKK। इसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 18 नवंबर 2019 को। ये परियोजना जो है अगर हम देखें तो आपका ये पार्टनरशिप है किसके साथ का, जो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है ना, इन दोनों के साथ मिलके, ये दोनों ने साथ मिलके इस अभियान को लॉन्च किया था। तो ये जो है पोषण अभियान का पार्ट है, और पोषण अभियान ही है जो इंडिया में पहली बार पोषण एटलस को लॉन्च किया था। ठीक है ना, क्यों लॉन्च किया था? टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स, जितने क्रॉप्स हैं उनकी एक रिपोजिटरी बनाने के लिए, और कितना अक्रॉस 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो देखिए अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो है 15 एग्रीकल्चरल जोन है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 127 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 15 एग्रीकल्चरल जोन्स है। 15 क्या है? एग्रीकल्चरल जोन्स है, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक एटलस बनाया था, पोषण एटलस इसको बोलते थे। ठीक है ना, अब देखिए पोषण अभियान का मेन एम क्या था। इसको ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत ही होलिस्टिक एक न्यूट्रिशन के लिए एक जो है मिशन था, जिसको कहते हैं पोषण अभियान। और ये जो है किस लिए था? प्रोग्राम एक फ्लैगशिप था टू इम्प्रूव जो आपका न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। किसके लिए था? चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च में होता है 2008 को। ये जो है तभी लॉन्च किया गया था। पोषण कोष, हम पोषण अभियान की बात कर रहे हैं अभी, हम पोषण कोष की, भारतीय पोषण कृषि कोष ये है जो दूसरी चीज़ है जो पार्ट है आपका पोषण अभियान का। और भारतीय पोषण कृषि कोष इसको लॉन्च किया गया था 18 नवंबर 2019 में। अभी हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान की, ये लॉन्च किया गया था विमेंस डे के दिन, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन, जो 8 मार्च 2018 को जो है झुंझुनू राजस्थान से हमने लॉन्च किया था, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है ना, तो ये हमारा है। और ये किस लिए? ये प्रॉब्लम जो हमारे माल न्यूट्रिशन की है ना, तो इसको जो है एड्रेस करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ये रिपोजिटरी ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स ये जो है यहाँ पे बनाया जाएगा डिफरेंट एग्रीकल्चरल जोन के लिए। और ये जो है एक्सेसिबल होगा, जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, है ना, वो जो है एक्सेसिबल होगा उनके लिए, ताकि वो समझ पाएँ कि न्यूट्रिशनल जो है लेवल कितना है, और जो माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन जो अवेलेबिलिटी है उसके बीच में गैप कितना है। इसलिए ये रिपोजिटरी लॉन्च किया गया था। कैलोरी रीच जो है कैलोरी की अवेलेबिलिटी जो है वो है या नहीं है विमेंस में। ठीक ना, ये जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके में जो कैलोरी डेफिसिट तो नहीं है कहीं। ठीक है ना, कैलोरी रिच डाइट ले रहे हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखा जाएगा। इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, कितनी प्रोटीन्स, जैसे दालें हैं तो हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का दाल। ठीक है ना, इंडिया में, क्योंकि दाल यहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में होता भी, और हम लोग जो है इम्पोर्ट भी करते हैं। तो दाल जो है ये जो है इनटेक ऑफ प्रोटीन के लिए दाल एक बहुत जो है ज़रूरी एलिमेंट होता है, तो दाल जो है लेना ज़रूरी है। ठीक है ना, प्रोटीन की प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? जो इरेडिकेट हिडन हंगर का है, क्या है? ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हिडन हंगर में क्या होता है? हंगर नहीं, आपको भूख तो लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, जैसे होता है ना पिज्जा बर्गर, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, आयरन है, जिंक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं, तो इसको कहते हैं हिडन हंगर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर आपको होनी चाहिए, है ना, आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, तो जो है न्यूट्रिशनल लिटरेसी, एक तो लिटरेसी होती है, न्यूट्रिशनल लिटरेसी होती है कि आपको पता होना चाहिए, आप जो है पढ़े लिखे लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि न्यूट्रिशन किस तरीके का हमें लेना चाहिए, हमारी बॉडी किस तरीके से ज़्यादा एक्टिव रह पाएगी, तो वो लिटरेसी स्प्रेड करना इसका मेन एम था। ठीक है, कहाँ पे? हर गाँव में। ठीक है ना, पर्टिकुलरली जो मदर्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए, है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चे जो 100 दिन से ज़्यादा 100 दिन से कम एज के हैं, उनके लिए किस तरीके की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, उन्होंने जो है एड्रेस किया था, और उन्होंने जो है 5 पॉइंट एक्शन जो है प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की थी न्यूट्रिशन, हमारे इंडिया में न्यूट्रिशन लेवल को बनाए रखने के लिए। तो अगर एग्जाम में आ गया कि 5 पॉइंट एक्शन, तो ये जो है MS स्वामीनाथन इन्होंने जो है इन्हीं के कहने से हुआ था। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए हमारा SDG 2 हमने कल अभी जो है लास्ट वाली वीडियो हमने बात किया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है, जिसमें जीरो हंगर है, यानी कि हंगर को इरेडिकेट करना, उसकी तरफ भी इंडिया जो है ये कदम उठा के पोषण अभियान या फिर भारतीय पोषण कोष, इसको जो है अगर हम अचीव कर लेते हैं काफ़ी हद तक, तो SDG 2
साथ साथ SDG 2 में भी हम आगे बहुत कुछ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। SDG 3 को देखें तो उसमें भी यही है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है ना। SDG 6 में जाए तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये हमारा जो हमने ये अभियान लॉन्च किया है इसके साथ साथ में, और कब लॉन्च किया है, 8 मार्च को, जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है 2018 में, ठीक है, राजस्थान से लॉन्च किया गया था। तो और ये जो हमारा है भारतीय पोषण अभियान कृषि भारतीय पोषण कृषि कोष, ये 18 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। तो इससे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 3 एंड 6 सारे जो है गोल्स हमारे जो है एक उसको भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या है कि इसकी शुरुआत की गई, इस परियोजना को बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इनके सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो कुपोषण को दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना, जिसके तहत बेहतर पोषक हेतु 128, ठीक है ना, अभी हमने 127 मेंशन किया था, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 128 है 127 है। कृषि जलवायु क्षेत्र में विविध फसलों पर जोर दिया जाएगा। मेन पॉइंट्स क्या है, अब देखिए कृषि जलवायु विशेषताओं, विशेष रूप से मिट्टी के प्रकार, तापमान, वर्षा। मैंने बताया था ना कि एक पोषण एटलस लॉन्च किया गया, तो उसमें यही सब देखा जाएगा कि जो है मतलब हमारी जो कृषि की विशेषताएं हैं, मिट्टी किस तरीके का है, तापमान क्या है, वर्षा कितनी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम 15 कृषि क्षेत्रों में विभाजित हमने किया है। तो हमने बताया था ना कि 15 जो है एग्रीकल्चरल जोन्स को 15 एग्रोक्लाइमेटिक 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हार्वर्ड चॉर्नस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, हार्वर्ड चॉर्नस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है भारत में टिड्डी दल, ठीक है, भारत में टिड्डी दल। एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसे देखिए इंडिया में क्या है, मॉल न्यूट्रिशन इन इंडियंस, अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए लो हाइट वेट जो है परसेंटेज, अगर हम देखें, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अगर हम देखें तो लो वेट फॉर हाइट, ठीक है, मतलब हाइट है लेकिन वेट बहुत कम है। तो इसमें जो है जो बहुत अच्छा जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अगर हम बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका की बात करें तो सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जो है आपका श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लो हाइट फॉर एज, है ना, एज के अकॉर्डिंग लो हाइट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, 45% है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और इंडिया में हमारा 37.8% है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सब डाटा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में टिड्डी दल, ठीक है। तो देखिए टिड्डी और ग्रॉस हॉपर में डिफरेंस होता है, ठीक है, टिड्डी और ग्रॉस हॉपर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है टिड्डी और ग्रॉस हॉपर में, देखिए टिड्डियाँ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा झुंड में रहती हैं और बहुत ज़्यादा दूर तक, मतलब 150 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा वो जो है आगे मूव कर सकती हैं, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी जो है उनका जो है रिप्रोडक्शन इस तरीके का होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर अपना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकती हैं। बट टिड्डियाँ जो है ग्रॉस हॉपर्स ये चीज़ नहीं हो पाती उनकी। अच्छा ये जो है अगर खाने का वो कर लेना कि अगर किसी फील्ड पे चली जाए तो वो टिड्डियों का जब पूरा दल होता है वो पूरे फील्ड को एक साथ में साफ कर सकती है, मतलब अपने वेट के बराबर वो अपना खाना खा सकती हैं। बट ग्रॉस हॉपर के केस में ऐसा नहीं है कि अपने वेट के बराबर ही उतना खाना खा ले। तो सोचिए इतनी सारी टिड्डियाँ हैं, अगर वो अपने ही वेट के अकॉर्डिंग खाना खा रही हैं तो पूरा तो फील्ड ही खराब कर देंगी, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत बड़ा खतरा था। दिसंबर 2019 में गुजरात में पाकिस्तान के समवर्ती कुछ जिलों में टिड्डियों के समूह ने आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और 2019 में टिड्डियों ने राजस्थान में भी आक्रमण किया। अब देखिए टिड्डी दल होता क्या है। अब देखिए टिड्डी एक प्रकार का बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। क्या होते हैं, एक जो है बड़े साइज के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। ये व्यवहार बदलने में अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं। जैसे ये लंबी दूरी तक पलायन कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े झुंडों का निर्माण कर सकते हैं। ये जो है रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। तो टिड्डियों की कई सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक और बहुत ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है। अब देखिए अगर हम नॉर्मली देखें तो अक्टूबर और जुलाई और अक्टूबर के महीने में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं। जैसे गर्मी और बारिश होती है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अच्छी बारिश और परिस्थितियां अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करते हैं और उल्लेखनीय
क्या है यहाँ पे कि मात्र 3 महीने की अवधि में इनकी संख्या 20 गुनी तक बढ़ सकती है। आप सोचिए 3 मंथ्स में अपनी संख्या को ये 20 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और भारत में टिड्डियों की प्रजाति के बारे में देखें तो भारत में टिड्डियाँ 4 प्रजाति की मिलती हैं। पहली हमारी रेगिस्तानी यानी डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है, डेजर्ट टिड्डी होती है, रेगिस्तानी टिड्डी। फिर है प्रवासी टिड्डी, माइग्रेटरी लोकस्ट, ठीक है, माइग्रेटरी लोकस्ट। उसके बाद है बॉम्बे टिड्डी और फिर है ट्री टिड्डी। तो ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं। अब देखिए लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये LWO कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एंड स्टोरेज के अधीन आने वाले टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अब मुख्यालय आपको याद होना चाहिए, है फरीदाबाद में है, ठीक है। अब देखिए कोविड महामारी की बात करें, ठीक है, कोविड महामारी एवं प्रवासन। तो देखिए कोविड महामारी और प्रवासन में देखिए कोविड के चलते आपने ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन थी कि बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हो गए, है ना, माइग्रेशन हुआ। मुंबई से लोग जो है, महाराष्ट्र से देखिए कितने सारे लोग जो है अपने गांव में, यानी कि मेनली यूपी बिहार में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ। दिल्ली से आप देखिए किस तरीके से माइग्रेशन हुआ। दिल्ली में आप देखिए आनंद विहार जो टर्मिनल है, और फिर वहाँ पे आपका वैसे ही सेम महाराष्ट्र में कितने सारे लोग इकट्ठा ही कोविड के सिचुएशन में, जब इतना ज़्यादा स्प्रेड था तो भी बहुत सारे हज़ारों हजार के नंबर में लोग वहाँ पे खड़े थे, ठीक है ना। तो महामारी और प्रवासन को जो है किस तरीके से क्या संबंध है वही हमें देखना है यहाँ पे। मार्च 2020 में कोविड वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद भारत के देखिए भारत के महानगरों से लगभग 67 लाख प्रवासी 6 राज्यों के 116 जिले में वापस घर लौट गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 अलग अलग राज्यों में मजदूरों की वापसी के मामले में बिहार अव्वल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है लोग वो बिहार के जो माइग्रेट जो पीपल थे वो माइग्रेट हुए हैं, जो माइग्रेंट्स थे एक्चुअली बिहार के जो लोग थे वो वापस बिहार आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा प्रवासी लोग हैं वो जो है शहरों में बड़े बड़े जाते हैं, वो छोटे छोटे काम अपने बड़े बड़े जैसे भी उनके काम होते हैं वो उस तरीके से करते हैं, ज़्यादा मजदूर लोग वहाँ से होते हैं। तो इन्हीं लोग का जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी लौटे हुए प्रवासी की संख्या इन्हीं जिलों से सबसे ज़्यादा थी, ठीक है ना। अब देखिए बिहार में अगर बात करें तो देखिए 32 जिले थे, ठीक है, 32 जिले थे और 23.6 लाख मजदूर थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बात करें तो इसमें भी 32 जिले थे, लेकिन यहाँ पे 17 लाख जो है आपका 17,48,000 लोग थे, ठीक है ना। ऐसे ही राजस्थान में 22 जिले थे, मध्य प्रदेश में 24 और उड़ीसा में 4 और झारखंड में 3। तो इस तरीके से था। अब देखिए केरल का हथिनी प्रकरण। तो देखिए केरल का हथिनी प्रकरण अगर हम बात करें तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्थिति थी, जहाँ पे एक हथिनी थी, आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ में चीज़ें थी। तो एक हथिनी थी जो गर्भवती थी, उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा था प्यारा सा, ठीक है ना। वो क्या होता है कि कुछ लोग जैसे वहाँ पे जंगली सूअर होते हैं कुछ, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, तो जंगली सूअर होते हैं, उनको भगाने के लिए लोग जो है पाइनएप्पल में पटाखे भर के रख देते हैं और वो जो है उससे भग जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। जंगली जो हथिनी थी वो भूखी थी और भोजन की तलाश में केरल में पलक्कड़ गांव में, एक्चुअली जो आपका साइलेंट वैली है वहीं पे जो है वही एरिया था, वह पलक्कड़ गांव की तरफ आ गई थी, जहाँ पे जो है कुछ लोगों ने अनानास में जो है पटाखे रख दिए और वो पटाखा जो है भरा हुआ अनानास भूखी थी हथनी, उसने खा लिया। देखिए अब बात यहाँ पे ये उठती है ना कि अगर आप अनानास को अगर आप जो है जंगली सूअरों के लिए भी रखते हैं तो क्या वो जीव नहीं है? क्या उनको खा के वैसे ही उनको मरता हुआ छोड़ देना चाहिए? तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही मतलब ह्यूमैनिटी के आसपास भी नहीं है कहीं, ठीक है ना। तो वो जो है हथनी उस पटाखे को खा लेती है और उसके बाद जो है उसके पेट में वो पटाखा जाके फट जाता है ना, उसका जो है विस्फोट हो जाता है और 3 दिन वो दर्द से कराती रहती है। जब पेट में जब वो चीज़ वो फट जाती है और उसके पेट में बच्चा भी था तो वो दौड़ती रहती है पूरे जो है एरिया में, लेकिन उस एरिया में दौड़ते हुए भी उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और देखिए जो हमारे एनिमल जो आपके एलिफेंट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है आपके मैमल है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैमल होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है पानी में एनिमल्स में की बात कर रहे हैं, पानी में वो जाके खड़ी हो गई बीचों बीच। उनको पता था कि अब वो जो है ज़्यादा दिन तक नहीं जो है जिंदा रह पाएगी, उसको पता था कि वो मर जाएगी। सिक्स सेंस उनका बहुत तेज़ काम करता है, ठीक है ना।
तो इसके जो है वहाँ से बाहर निकल ही नहीं रही थी और लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि अब ये बचेगी नहीं, क्योंकि जो है ये बिल्कुल बीचों बीच पानी में खड़ी हो गई है। 2 हाथी भी मंगवाए गए थे, दोनों हाथियों का नाम भी था कुछ। तो वो जो हाथी मंगवाए गए थे, ये होता है ना कि हथिनी जो है झुंड में, जो है हाथी झुंड में चलते हैं, अपने अपने जो हाथियों को आस-पास देखेंगे तो उन्हीं के साथ चल देते हैं। लेकिन उनको देख के भी वो बाहर नहीं निकली, बहुत कोशिशें की गई निकलवाने की, लेकिन वो निकली नहीं और फिर खड़ी-खड़ी वो पानी में ही जल समाधि ले लिया, ठीक है ना, अपनी आखिरी सांस जो है वहीं पे उसने तोड़ दिया। तो ये दर्दनाक जो है जो हथिनी की जो दर्दनाक मौत हुई थी, उसके बाद लोग बहुत द्रवित हुए, चाहे वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे आम लोग हों। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की वो बहुत ही ज़्यादा अमानवीय थी, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे पेटा वगैरह हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो जो लोग ये सब, जैसे वो हथिनी का जो पोस्टमार्टम हुआ, तो बहुत सारे, इसके पहले 250 लोगों ने बताया कि 250 पोस्टमार्टम ऑलरेडी कर दिया जा चुका है। लेकिन इतना दर्दनाक जो मतलब एक जो है जीव की मौत, ये नहीं देखी गई थी, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि कई सारे जो है बच्चों ने भी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी और बहुत ज़्यादा उस टाइम वायरल था ये चीज़। तो अब देखिए उसमें जो है बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी कि जो लोग भी जो है इसमें जो लिप्त हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करें, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि 4 जून 2020 को केरल के एक व्यक्ति को हथिनी के मतलब मौत के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।